नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर नरेंद्र कुमार फिर से आपके सामने प्रस्तुत हूँ। हमारा टॉपिक चल रहा है राष्ट्रपति, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को हम लोगों ने काफ़ी डिटेल से पढ़ा था, समझा था। और मैंने आपको लास्ट क्लास के अंतर्गत आपको एकल हस्तांतरणीय निर्वाचन प्रणाली के बारे में बताया था कि कैसे वोट जो है ट्रांसफ़र होते हैं, दूसरे दौर की मतगणना या तीसरे दौर की मतगणना किस प्रकार से की जाती है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास के अंतर्गत बताया था। और चुनाव की प्रक्रिया को जो एक जटिलता है, टेक्निकलिटी है, उसको मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की दोस्तों। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी चुनाव संबंधी और बात। मैं आर्टिकल 62 की बात करूँगा, फिर उसके बाद में हम शपथ पे जाएंगे। आर्टिकल 62 क्या कहता है? आर्टिकल 62 कहता है कि राष्ट्रपति पद की रिक्ति की स्थिति में उसका चुनाव कितने समय में करवाया जाएगा, या आकस्मिक स्थिति में जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो उसके कार्यभार को कौन संभालेगा। इन सब के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोग कर लेते हैं। तो आर्टिकल 62 ये कहता है कि राष्ट्रपति का पद, उसका कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही, राष्ट्रपति के पद पर किसी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही निर्वाचन आयोग की जिम्मेदारी है। भारत का निर्वाचन आयोग उस पद के लिए पहले ही कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को पूरा कर लेगा। नए राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया को वो पूरा कर लेगा दोस्तों। यानी हर हालत में, किसी भी कंडीशन में राष्ट्रपति के चुनाव को नहीं टाला जा सकता। अभी हाल ही में 1974 में इन री प्रेसिडेंशियल पोल 1974 का जो डिसीजन था सर्वोच्च न्यायालय का, उस सर्वोच्च न्यायालय के डिसीजन में ये कहा गया, 1974 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि राष्ट्रपति के चुनाव को किसी भी कंडीशन में टाला नहीं जा सकता। हर हालत में राष्ट्रपति का जो चुनाव है उसका कार्यकाल पूरा होने से पहले ही संपन्न करवा लिया जाएगा, ताकि निश्चित समय पर नया राष्ट्रपति अपना कार्यकाल संभाल ले। और नया राष्ट्रपति जब अपॉइंट होगा, चाहे वो बीच में हो चाहे कभी भी हो, कार्यकाल पूरा करने के दौरान बाद में नया राष्ट्रपति आए, चाहे कार्यकाल के बीच में ही कोई त्यागपत्र दे के हट जाए, या महाभियोग से हटा दिया जाए, या उसकी मृत्यु हो जाए, किसी भी कारण से हटा दिया जाए और नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आएगा, वो नया राष्ट्रपति हमेशा अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक, कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक अपना पद ग्रहण करेगा। 5 वर्षों तक वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा करेगा। ऐसा नहीं कि वो शेष अवधि के लिए रहे। यहाँ आर्टिकल 62 में यही विशेष बात है कि एक तो राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही चुनाव संपन्न करवा लिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात एक और इसमें ये कही गई है कि यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न नहीं हो पाते हैं, नए राष्ट्रपति के चुनाव संपन्न नहीं हो पाते, नया राष्ट्रपति यानी पुराने राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है, कार्यकाल समाप्त होने की तिथि तक नए राष्ट्रपति या उनका उत्तराधिकारी नहीं आ पाता है, तो ऐसी स्थिति में पुराना राष्ट्रपति जिसका कार्यकाल समाप्त हो रहा है, वह कार्यकाल समाप्ति के पश्चात भी तब तक पद को धारण करके रखेगा जब तक कि नया उत्तराधिकारी उस पद के लिए नहीं आ जाए, उसका चुनाव नहीं हो जाए, नया उत्तराधिकारी पद को ग्रहण न कर ले। ऐसा प्रोविज़न 62 में कहा गया है। इसका प्रावधान इसलिए कहा गया है दोस्तों, क्योंकि राष्ट्रपति पद राष्ट्राध्यक्ष का पद होता है, गणतंत्र का प्रतीक होता है। ये पद कभी खाली नहीं रह सकता। इस पद में या राष्ट्रपति के जो कार्यकाल है उनके बीच में गैप नहीं हो सकता। यही कारण है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी नया राष्ट्रपति जब तक पद पे नहीं आ जाएगा, तब तक पुराना राष्ट्रपति कार्यकाल को आगे बढ़ाएगा, अपने पद पर बना रहेगा। हालांकि 1974 में रिपोल फैसला जो हुआ था, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने हर हालत में चुनावों को कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही करवाने के लिए कहा है। दोस्तों, ये बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। ये बात
स्पष्ट है कि चुनाव को किसी भी कंडीशन में टाला नहीं जा सकता। आर्टिकल 56(1) की तहत हमने बताया था कि पदावधि समाप्त होने पर भी तब तक पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता है। दोस्तों, राष्ट्रपति का पद किन किन परिस्थितियों में रिक्त हो सकता है, रिक्त होने के क्या क्या आधार हैं, क्या क्या कारण हैं। पहला तो हम ये मान सकते हैं, राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है या हम उसके रिक्ति की बात करें तो कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में, कार्यकाल समाप्त होने पर रिक्त हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है उसके द्वारा अपना त्यागपत्र दे दिया जाए, त्यागपत्र के कारण। आपको पता है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। तीसरी बात, उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए। क्या हो जाए दोस्तों? पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए तो भी पद रिक्त हो जाएगा। और महाभियोग की प्रक्रिया अगर उस पर चलाई जाती है और महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, पद से हटा दिया जाए, या उसकी पद पर रहते हुए मृत्यु हो जाए, या उसके चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके निर्वाचन को अवैध घोषित कर दिया जाए। एक आधार ये भी है। तो मृत्यु हम बता चुके। एक आधार मैंने बताया था क्या? चुनाव को निरस्त कर दिया जाए, चुनाव को अवैध घोषित कर दिया जाए। मैंने दोस्तों स्टार्टिंग के अंदर ही आपको बताया था कि चुनाव को अवैध आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट ही घोषित कर सकता है। अंतिम फैसला किसी चुनाव की वैधानिकता, राष्ट्रपति के चुनाव की वैधानिकता या अवैधानिकता को डिसाइड करने की जो शक्तियां हैं आर्टिकल 71 के तहत केवल और केवल किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। यहाँ चुनाव को अवैध, उसके निर्वाचन को ही अवैध ठहरा दिया जाए तो भी ये पद रिक्त हो सकता है। अब इसमें बात आती है दोस्तों कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी आर्टिकल 56(1) कहता है कि कार्यकाल समाप्त होने के पश्चात भी वो पद पे बना रहेगा। त्यागपत्र के कारण पद रिक्त हो जाए, मृत्यु के कारण पद रिक्त हो जाए, या महाभियोग द्वारा उसको पद से हटा दिया जाए, या चुनाव के रूप में चुनाव अवैध घोषित कर दिया जाए। तो अवैध घोषित होने के जस्ट बाद में ऐसा तो है नहीं है कि हैंड टू हैंड चुनाव हो जाएंगे नए राष्ट्रपति के। तो इसलिए मृत्यु हो गई तो अचानक से कोई नया राष्ट्रपति का चुनाव हो जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। त्यागपत्र अचानक देता है तो ऐसी स्थिति में भी नया राष्ट्रपति इमीडिएट आ जाए, निर्वाचन कर लिया जाए, ऐसा भी संभव नहीं है। और महाभियोग द्वारा उसे हटा दिया जाए तो हाँ, महाभियोग पारित होते ही कौन राष्ट्रपति का निर्वाचन तुरंत ही करवा लिया जाना, किसी भी राष्ट्रपति का निर्वाचन तुरंत ही करवा लिया जाना संभव नहीं है। अतः इन सारी की सारी कंडीशंस में अगर मैं बात करूं तो इन सारी कंडीशन में अगर राष्ट्रपति त्यागपत्र के कारण पद से हटता है, मृत्यु के कारण या पद रिक्त होता है, या महाभियोग द्वारा उस पद की रिक्ति होती है, या चुनाव को अवैध ठहराने के कारण उसको पद से हटा दिया जाता है, या उसकी नियुक्ति को वैधानिक नहीं माना जाता, पद रिक्त मान लिया जाता है, या किसी शारीरिक अस्वस्थता या अक्षमता के आधार पर भी किसी कारण कुछ समय के लिए लंबी लीव पे, छुट्टी पे राष्ट्रपति चला जाए, तो ऐसी स्थिति में जब पद रिक्त हो जाए तो उस पद रिक्ति की स्थिति में आपको जानकारी होगी दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जो होता है वो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में अपने कार्यों का निर्वहन करता है, राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि वो राष्ट्रपति के रूप में पद पर कार्य करे। तो राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति दोस्तों इन स्थितियों में ही काम कर सकता है। कार्यकाल समाप्त होने की स्थिति में अगर कार्यकाल समाप्त हो जाए और नया राष्ट्रपति निर्वाचित नहीं होके आए तो उस स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कामों को नहीं संभालेगा, बल्कि
जिस राष्ट्रपति का कार्यकाल समाप्त हो रहा है वही राष्ट्रपति जब तक नया राष्ट्रपति निर्वाचित होकर नहीं आएगा वो पद पर बना रहेगा। लेकिन यहाँ एक प्रोविजन है कि 6 महीने के अंदर अंदर हर हालत में चुनाव करवाने राष्ट्रपति के निर्वाचन आयोग को पड़ेंगे। निर्वाचन आयोग जो है 6 महीने के अंदर अंदर वो चुनाव करवाएगा, निर्वाचन करवाएगा। हालांकि अब तो ये कंडीशन है कि किसी भी स्थिति में राष्ट्रपति के चुनाव को टाला नहीं जा सकता। नीलम संजीव रेड्डी साहब जब राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने जो अपनी शपथ ली थी, पद ग्रहण किया था, वो 25 जुलाई को किया था। तो तब से लेकर अब तक जितने भी राष्ट्रपति आए हैं हमेशा एक परिपाटी बन गई है कि वो 25 जुलाई को ही शपथ लेते हैं, राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। 20 जुलाई तक लगभग चुनाव हो जाते हैं, 21 जुलाई तक फैसला आ जाता है, डिसीजन आ जाता है, और 21 जुलाई के बाद में 3-4 दिन और होते हैं तैयारी के लिए, और 25 जुलाई को हमेशा शपथ ली जाती है। तो दोस्तों, शपथ लेने से पहले शपथ 25 जुलाई को, इस 25 जुलाई की डेट से पहले ही नए राष्ट्रपति के निर्वाचन करवा लिए जाते हैं ताकि कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कंप्लीट हो जाए, नया राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण कर ले। तो यहाँ कार्यकाल समाप्त होने पर उपराष्ट्रपति पद धारण नहीं करता है, बल्कि जो रनिंग राष्ट्रपति है, जो पदासीन राष्ट्रपति है, जिसका कार्यकाल समाप्त होगा, वही अपने कार्यकाल को 5 साल से आगे बढ़ाएगा जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आ जाएगा। लेकिन इन किसी कारणों से अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। दोस्तों, जिस समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति पद की शक्तियाँ, वेतन भत्ते, सुविधाएं, परिलब्धियाँ, सब कुछ राष्ट्रपति पद का ही मिलता है, और वह उस समय राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करता है। उसको राष्ट्रपति पद की सारी शक्तियाँ, सारी सुविधाएं, सारे वेतन भत्ते, सब कुछ मिलता है। तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में जब काम करता है तो वो राष्ट्रपति की ही स्थिति में होता है, राष्ट्रपति पद की शपथ भी लेता है वो। दोस्तों, शपथ की बात हम लोग थोड़ी देर बाद में करने वाले हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी कि कार्यकाल समाप्त होने के बाद उपराष्ट्रपति पद पे नहीं आता, जो निवर्तमान राष्ट्रपति जो कि कार्यकाल पूरा हो रहा है वही पद पे बना रहता है, और अन्य स्थितियों में अगर पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा, अपना त्यागपत्र किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। उसकी चर्चा हम लोग थोड़ी देर बाद और दोबारा से करेंगे। तो दोस्तों, मैं समझता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी, ये अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, निर्वाचन की स्थितियाँ आपको समझ में आई होगी। निर्वाचन संबंधी विवाद आर्टिकल 71 के तहत सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है। ये सारी बातें 62 और 56 की बातें, 56 की बातें अभी हम कार्यकाल के संबंध में और बातें करेंगे, तो यहाँ पे वापस पदावधि की बातें होंगी, पदमुक्ति की बातें होंगी, वहाँ पे भी हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों हम आर्टिकल 60 की, जो राष्ट्रपति की शपथ से संबंधित है। राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। राष्ट्रपति की शपथ संबंधी बात जो है बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। इस शपथ को बताने के संबंध में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। एक इम्पोर्टेंट बात है, आजकल राजस्थान के अंदर, खासकर राजस्थान के अंदर ये ट्रेंड चल रहा है, राष्ट्रपति की शपथ के बारे में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। मैंने 2010 का आरएस मेंस का पेपर देखा था, तो आरएस मेंस के पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के सेकंड पेपर में भारतीय प्रशासन नाम से एक पेपर चलता था पहले, जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे, तो उसके अंदर 2 नंबर का क्वेश्चन आया था, राष्ट्रपति की शपथ लिखिए या राष्ट्रपति की शपथ को बताइए। तो राष्ट्रपति की जो शपथ है, ये राष्ट्रपति की शपथ उस समय अधिकांश लोगों को ये प्रॉपर तरीके से ध्यान नहीं था कि राष्ट्रपति की शपथ में क्या स्पेशली उल्लेख है। पहली बात तो ये है कि राष्ट्रपति की शपथ है वो संविधान के अनुच्छेद 60 में उल्लेख है, अनुच्छेद 60 में उल्लेख है, ना कि
ना कि अनुसूची 3 में, ना कि अनुसूची 3 में इसका उल्लेख नहीं है। पहली बात तो ये ध्यान रखने की बात है कि राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख किसमें है? आर्टिकल 60 में है। आर्टिकल 60 में जो शपथ है, इस शपथ की एक स्पेशल भाषा है, स्पेशल लैंग्वेज है, और उस लैंग्वेज के अंदर राष्ट्रपति जो शपथ लेता है उसमें 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। 3 शब्दों का, शपथ के अंदर 3 शब्दों का विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। और 3 शब्द कौन कौन से हैं दोस्तों? सबसे पहला शब्द है विधि का परिरक्षण, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, परिरक्षण। इंग्लिश में, इंग्लिश शब्दों को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। इंग्लिश में इसको कहते हैं प्रिजर्व, प्रिजर्व, परिरक्षण यानी प्रिजर्वेशन, प्रिजर्व करना। दूसरा है संरक्षण, विधि का या संविधान का संरक्षण। संरक्षण का मतलब हो गया दोस्तों प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट। और प्रतिरक्षण, तीसरा शब्द है प्रतिरक्षण, मतलब होता है डिफेंड, करूंगा। 3 शब्द हैं, मैंने यहाँ पे 3 शब्द आपको बता रहा हूँ दोस्तों। ये तीनों शब्द कौन से हैं? तीनों शब्द हैं, एक तो है परिरक्षण, दूसरा है संरक्षण, तीसरा है प्रतिरक्षण। ये दोस्तों 3 शब्द हैं। 3 शब्द राष्ट्रपति की शपथ में जरूर आते हैं। जब तक इन 3 शब्दों का प्रयोग राष्ट्रपति की शपथ में नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति का पद की शपथ पूर्ण नहीं मानी जाएगी, आंसर सही नहीं माना जाएगा। दोस्तों पहली बात तो यह कि राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है, शपथ कौन दिलाता है दोस्तों? राष्ट्रपति के पद की शपथ जो है राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो होता है, जिसे हम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं, वो दिलाता है। या अगर वो नहीं है तो उसकी अनुपस्थिति में जो वरिष्ठतम न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है, वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाता है। तो यहाँ इम्पोर्टेंट बात यह है कि राष्ट्रपति अपनी शपथ किस प्रकार से लेता है उसकी चर्चा हम करें तो राष्ट्रपति अपने पद की जो शपथ लेता है उसमें वो अपने नाम का उच्चारण करते हुए और वो इस प्रकार की शपथ लेता है कि मैं अमुक व्यक्ति श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के मैं अमुक व्यक्ति ईश्वर की शपथ लेकर या सत्यनिष्ठा के साथ यह शपथ लेता हूं कि मैं श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा और संविधान तथा विधि का परिरक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूंगा एवं भारत की जनता की सेवा और कल्याण में रत रहूंगा, यानी लगा रहूंगा, कल्याण में और जनता की सेवा में निरत रहूंगा। इस प्रकार से वो शपथ ग्रहण करता है, शपथ लेता है। तो शपथ के अंदर आपने नोट किया होगा कि शपथ जो लेता है उसमें 3 शब्द आ रहे हैं, संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण। बाकी तो कॉमन सी बातें हैं कि राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का पालन करूंगा, देश की जनता की सेवा करूंगा, उसके सेवा में निरत रहूंगा, ये सारी बातें कॉमन सी बातें हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो इम्पोर्टेंट बात यह है कि संविधान एवं विधि का परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, डिफेंड करूंगा। इंग्लिश शब्द है प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड। दोस्तों अभी कुछ समय पहले कोई एग्ज़ाम हुई थी आरपीएससी के द्वारा, उसके अंदर बड़ा हैरानी की बात थी कि क्वेश्चन पूछा, आजकल ऐसे भी क्वेश्चन पूछे हैं कि जो भारतीय संविधान के अंदर आर्टिकल 60 में राष्ट्रपति की शपथ है, उस शपथ में वर्णित शब्दों का सही क्रम क्या है,
सही क्रम क्या है। इस तरह का भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लगे हैं, तो मैं आपको हमेशा सलाह देता हूं कि बियर एक्ट को जरूर पढ़ना चाहिए बुक्स के साथ में। तो ये आर्टिकल हमको जरूर देखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि आप भी घर पे जा कर के या अपने पास जो भी पढ़ रहे हैं तो आपके पास बियर एक्ट है, उस बियर एक्ट के अंदर भारत का जो संविधान है, या ऑनलाइन भी आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ से आप देखेंगे कि ये तीनों शब्द जो हैं उनका क्रम क्या है, क्रम को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है। अब बात आती है कि परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का मतलब क्या होता है। परिरक्षण का मतलब होता है दोस्तों, परिरक्षण का मतलब है जो जैसा है प्रिजर्व रखना। प्रिजर्व इंग्लिश के शब्द से हम इसको ज़्यादा बेटर तरीके से समझेंगे। प्रिजर्व, मैं प्रिजर्व रखूँगा। प्रिजर्वेशन आपने देखा होगा, कोई चीज़ को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए, ख़राब होने से रोकने के लिए उसको प्रिजर्वेशन, फ्रिज वगैरह में रख दिया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। तो एक तरह से संविधान को प्रिजर्व रखूँगा, लंबे समय तक बनाए रखूँगा। दूसरी बात क्या क्या कहता है, प्रोटेक्ट करूँगा। प्रोटेक्ट करूँगा, प्रोटेक्ट करने का मतलब हो गया संरक्षण करूँगा, मतलब उसका पालन पोषण करूँगा, उसको प्रोटेक्ट करूँगा, उसमें किसी तरह की क्षति नहीं होने दूंगा। और तीसरी बात है प्रतिरक्षण करूँगा, डिफेंड करूँगा। डिफेंड करने का मतलब है कोई बाह्य शक्ति आकर के इसको नुकसान पहुँचाएगी, किसी भी तरीके से कोई बाह्य शक्ति आकर के इसको नुकसान पहुँचाती है तो मैं उससे इसको डिफेंड करूँगा, इसकी प्रतिरक्षण करूँगा, प्रतिरक्षा करूँगा। यानी आपने देखा होगा कि कहीं संविधान का कहीं उल्लंघन होता, कोई भी बात होती है तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां जो है संविधान को बचाने के लिए, संविधान के लिए कहाँ चले जाते हैं, वो राष्ट्रपति के पास में ज्ञापन देते हैं, क्योंकि राष्ट्रपति संविधान का प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने वाला व्यक्ति माना जाता है। ये इस चीज़ की शपथ लेता है। इसके आधार पर जो है लोग जो है विभिन्न राजनीतिक पार्टियाँ, कई बार देखा होगा कि वो जा कर के और शिकायत करते हैं राष्ट्रपति के पास में, कहते हैं कि राष्ट्रपति को ये शिकायत की जाती है कि अमुक सरकार जो है संविधान का पालन नहीं कर रही है, या अमुक पदाधिकारी ने जो फैसला लिया है वो संविधान का पालन या संविधान की मूल भावना के विपरीत है, संविधान को नुकसान पहुंचाने की प्रक्रिया है। आजकल इस तरह की बातें, संविधान और संवैधानिक तंत्र को नुकसान पहुंचाने की शिकायतें खासकर मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के द्वारा बहुत ज़्यादा की जाती है। राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिए जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति इस पे संज्ञान लेना चाहे तो ले सकता है। राष्ट्रपति इसके लिए जो है सुप्रीम कोर्ट से कोई विधिक संबंधी प्रश्न ऐसा छुपा हुआ हो जिसमें ऐसा लगे कि संविधान को नुकसान पहुंचाने की बात है, संविधान संबंधी कोई प्रश्न छुपा हुआ है, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है सुप्रीम कोर्ट से। सलाह प्राप्त करने के लिए, परामर्श लेने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट को कह सकता है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे या नहीं दे, सुप्रीम कोर्ट पे डिपेंड करता है। सुप्रीम कोर्ट ये देखेगा कि विधि संबंधी प्रश्न छुपा हुआ है या नहीं छुपा हुआ है। यदि विधि संबंधी प्रश्न छुपा हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, और अगर विधि संबंधी प्रश्न नहीं छुपा हुआ है तो फिर वो बाध्य नहीं है। लेकिन विधि संबंधी प्रश्न छुपा है या नहीं छुपा हुआ है ये भी डिसाइड सुप्रीम कोर्ट ही करता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बाध्य नहीं है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने विधिक मामले पर कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति भी उस सलाह को मानने के लिए पूरी तरह बाध्य नहीं होता है। ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं। एक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, बारीकियां है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति को जो शपथ है वो शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होता है वो दिलाता है। और वरिष्ठतम न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश जो है वो राष्ट्रपति को राष्ट्रपति पद के कर्तव्यों का निर्वहन करने, भारतीय जनता की सेवा करने और साथ में संविधान एवं विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण, प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड करने की शपथ दिलाता है। दोस्तों, ये राष्ट्रपति की शपथ संबंधी प्रारूप जो है आर्टिकल 60 में है, अनुसूची 3 में इसका उल्लेख नहीं है। दोस्तों, यहाँ शपथ संबंधी बात कंप्लीट होती है। मैंने आपको ये भी बताया कि इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये बातें भी आपको समझ में आ गई होंगी। अब हम बात करें राष्ट्रपति के वेतन भत्ते एवं सेवा शर्तें एवं उन्मुक्तियाँ। राष्ट्रपति को वेतन भत्ते, सेवा शर्तें एवं उन्मुक्तियाँ
दोस्तों राष्ट्रपति जो है, राष्ट्रपति को 2018 में राष्ट्रपति के लिए जो वेतन भत्ता है 2018 में राष्ट्रपति का वेतन भत्ता एवं पेंशन संशोधन अधिनियम 2018, वेतन भत्ता अधिनियम 2018 जो था 2018 में ये संशोधन किया गया और राष्ट्रपति का जो वेतन है वो वर्तमान में 5 लाख रुपए प्रति माह है। 5 लाख रुपए प्रति माह उनका वेतन है। 5 लाख रुपए प्रति माह ये 2018 में संशोधन करके 5 लाख कर दिया गया है और यह वेतन भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। भारत की संचित निधि पर आधारित होता है। आपको पता है कि भारत सरकार की 3 प्रकार की निधियां होती है, संचित निधि, लोक लेखा निधि और आकस्मिक निधि। इनमें से सबसे प्रमुख निधि संचित निधि होती है और आर्टिकल 266 में संचित निधि और लोक लेखा निधि का उल्लेख है, जबकि 267 के अंदर 267 के अंदर आर्टिकल 267 में आकस्मिक निधि का उल्लेख है। तो संचित निधि भारत सरकार की सबसे प्रमुख निधि होती है। इस प्रमुख निधि में से जो पैसा है वो पैसा बिना संसद की अनुमति के नहीं निकाला जा सकता। इस संचित निधि पर 2 तरह के व्यय होते हैं जो बजट में शामिल किए जाते हैं। एक भारित व्यय होते हैं जो विभिन्न पदाधिकारी संस्थाओं के लिए जो चार्जेबल होते हैं। चार्जेबल, भारित होने का मतलब चार्जेबल है, जिन पर संसद चर्चा तो कर सकती है लेकिन वोटिंग नहीं कर सकती। ऐसे व्ययों को हम क्या कहते हैं, इनको भारित व्यय कहते हैं। तो ये राष्ट्रपति का जो वेतन भत्ता, उसके कार्यालय के खर्चे वगैरह, ये तो वेतन भत्ते 5 लाख रुपए हैं ही। इसके अलावा राष्ट्रपति के कार्यालय के खर्चों के लिए भी अलग से पैसा दिया जाता है, स्टाफ के लिए भी अलग पैसा दिया जाता है, स्टेशनरी वगैरह के लिए अलग से पैसा दिया जाता है, बहुत सारी सुविधाएं। और एक और विशेष बात यह है कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते को जो है, ये वेतन भत्ता जो 5 लाख रुपए है, ये इनकम टैक्स फ्री होता है। ये इनकम टैक्स फ्री होता है। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर में मैं पढ़ रहा था, आया था, हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी ने कहा कि सबको ये दिखाई देता है, किसी जगह कहा कि राष्ट्रपति को 5 लाख रुपए वेतन मिलता है लेकिन उसमें से अधिकांश हिस्सा जो है इनकम टैक्स में चला जाता है। जबकि हकीकत बात यह है कि राष्ट्रपति का जो वेतन है वो इनकम टैक्स से फ्री होता है। इसके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई कटौती नहीं होती है। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए इसके वेतन भत्तों में कटौती नहीं की जा सकती है। दोस्तों संचित निधि पर यह आधारित होता है, भारित होता है। सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये रिटायर हो जाता है तो उसके बाद में, रिटायरमेंट के पश्चात जब तक वो जीवित है तब तक राष्ट्रपति को अपने वेतन का 50% पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशन के रूप में मिलता है। पेंशन के रूप में जैसे 5 लाख है तो 2.5 लाख रुपए पेंशन के रूप में मिलेगा। अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है तो उसके पश्चात, राष्ट्रपति की जब मृत्यु हो जाती है तो उसकी पत्नी को उसकी जो पेंशन थी उस पेंशन का 50% उसकी पत्नी को मिलता है, अगर पत्नी जीवित है तो। और राष्ट्रपति रिटायर हो जाता है तो उसके कार्यालय के खर्चे वगैरह भी उनको मिलते हैं। पूरे देश में आने जाने की मुफ्त सुविधा होती है राष्ट्रपति के दौरान भी और राष्ट्रपति पद से रिटायर होने के पश्चात भी। दोस्तों पद पर रहते हुए इनके वेतन में नकारात्मक कटौती नहीं की जा सकती, कमी नहीं की जा सकती। ये सारी बातें जो हैं ये राष्ट्रपति के वेतन भत्तों से संबंधित हैं। राष्ट्रपति की परिलब्धियों एवं वेतन भत्तों से ये संबंधित बातें हैं जो मैंने आपको अभी बताई हैं। दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति के वेतन भत्तों को पद के दौरान कम नहीं किया जा सकता। ये आर्टिकल 59(4) में ही इसका उल्लेख दे रखा है। आर्टिकल 59(4) के अंतर्गत इसका उल्लेख दे रखा है कि पद पे रहते समय उसके वेतन भत्तों में, सुविधाओं में कटौती नहीं की जा सकती है। ये बात हम लोग अच्छे से जानते हैं। दोस्तों ये वेतन भत्ते संबंधी बातें हमने की और
नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों शपथ हो गई, वेतन भत्ते हो गए, उन्मुक्तियों की बात कर दी हमने। और अब बात करते हैं कार्यकाल एवं पदमुक्ति। कार्यकाल एवं पदमुक्ति, अभी थोड़ी देर पहले ही हम इस टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे दोस्तों कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष होता है। पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष का होता है राष्ट्रपति का कार्यकाल। पद ग्रहण की तिथि से, पद ग्रहण, ये शब्द ध्यान रखना, पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक कार्यकाल होता है। आर्टिकल 56 जो है राष्ट्रपति के कार्यकाल संबंधी उल्लेख करता है और पदावधि या कार्यकाल संबंधी उल्लेख करता है। तो पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक पहली बात कार्यकाल हो सकता है। दूसरी बात यह है जब तक वो त्यागपत्र ना दे, त्यागपत्र देने तक पद पर रह सकता है। तीसरी बात, जब तक पद पर मृत्यु ना हो जाए, मतलब मृत्यु के कारण भी पद रिक्त हो सकता है। चौथी बात हमने बताई थी आप लोगों को कि राष्ट्रपति पद और किन स्थितियों में रिक्त हो सकता है। पदावधि यानी कार्यकाल कितना हो सकता है राष्ट्रपति के खिलाफ, अगर महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाए। क्या प्रस्ताव पारित हो जाए? महाभियोग द्वारा उसे पद से हटा दिया जाए, तब भी वो उसका कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और या फिर उसके निर्वाचन को रद्द कर दिया जाए, उसके निर्वाचन को चुनौती दी जाए और निर्वाचन को अवैधानिक ठहरा दिया जाए, तो भी वो पद रिक्त हो सकता है, कार्यकाल समाप्त हो सकता है। और सबसे बड़ी बात एक और, जो अस्वस्थता की स्थिति में, अस्वस्थता की स्थिति में लंबे समय तक अस्वस्थ रहता है राष्ट्रपति, तो वो अपने पद के कर्तव्यों को निर्वहन करने की स्थिति में नहीं रहे, तो ऐसी स्थिति में भी वो पद को रिक्त कर सकता है या कुछ समय के लिए पद को, जिम्मेदारियां वो उपराष्ट्रपति को सौंप सकता है। मैंने आपको बताया था कि 5 साल की कार्यकाल की बात हो गई। त्यागपत्र देने की बात हम लोग कर ही रहे थे, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की है कि ये त्यागपत्र अपना उपराष्ट्रपति को देता है। किसको देता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति को देता है। उपराष्ट्रपति को ये अपना त्यागपत्र देता है। अगर उपराष्ट्रपति भी पद पर नहीं है, माना कि उपराष्ट्रपति पद पर नहीं है, तो उपराष्ट्रपति के पद पर नहीं होने की स्थिति में ये त्यागपत्र उपराष्ट्रपति यदि पद पर नहीं है किसी कारण से, तो उपराष्ट्रपति पद पर नहीं होने की स्थिति में राष्ट्रपति जो है अपना उपराष्ट्रपति के नाम संबोधित करके ही इस्तीफा देगा। लेकिन अगर राष्ट्रपति पद भी खाली है और उपराष्ट्रपति पद भी खाली है, तो ऐसी स्थिति में आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रपति ने पद त्याग दिया है या उसकी मृत्यु हो गई है या महाभियोग के तो कारण हटा दिया या त्यागपत्र दिया है, तो उसके स्थान को भरने के लिए उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। लेकिन यदि उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उपराष्ट्रपति पद के ना होने की स्थिति में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा, वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। दोस्तों, ऐसा हमारे इतिहास में हुआ और 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक, 20 जुलाई 1969 से 24 जुलाई 1969 तक जो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, जिनका नाम था एम हिदायतुल्लाह, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, एम हिदायतुल्लाह साहब जो हैं,
जो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे, वो भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था 20 जुलाई 1969 से लेकर 24 जुलाई 1969 तक। मतलब कितने दिन तक? लगभग 1 महीना 4 दिन तक ये राष्ट्रपति के पद पर काम किया था। कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने काम किया था। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ देना चाह रहा हूँ। वो इन्फॉर्मेशन ये है कि जो राष्ट्रपति है, हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, उन्होंने इस्तीफा वो उपराष्ट्रपति को देंगे। तो उपराष्ट्रपति को जब इस्तीफा दिया तो उपराष्ट्रपति उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देगा और लोकसभा अध्यक्ष के सूचना देते हुए वो स्पीकर के पास से वो भारत सरकार के पास चला जाएगा, मंत्रिपरिषद के पास चला जाएगा और उसे स्वीकृति मान ली जाएगी, स्वीकृति प्राप्त होगी। तो वहाँ आगे की प्रक्रिया में वो प्रशासनिक प्रक्रिया में चला जाता है, तो वहाँ पर उसको स्वीकृति प्राप्त होती है। तो त्यागपत्र जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को देता है तो उसकी सूचना तुरंत लोकसभा अध्यक्ष को देते हुए और वो सरकार तक पहुँचाया जाता है। ये भी बात आप लोगों को जानकारी में होनी चाहिए। दोस्तों, ये केस थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ कि हिदायतुल्लाह साहब कैसे बने थे, क्या कंडीशन हुई थी। 1969 की जो कहानी है, 1969 में आपको याद होगा कि हमारे 67 में जो चुनाव हुए थे राष्ट्रपति के, तो राष्ट्रपति के चुनावों में जाकिर हुसैन साहब राष्ट्रपति बने थे, जिनकी पद पर रहते हुए 1969 में पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई। तो उस समय बीबी गिरी साहब जो हैं वो उपराष्ट्रपति हुआ करते थे और उपराष्ट्रपति के रूप में जब वो थे तो उन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करना शुरू किया। कार्यवाहक तुरंत राष्ट्रपति पद खाली हुआ तो उनको लोकसभा स्पीकर ने और सरकार की ओर से निवेदन किया गया उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कि कृपया आप राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारियों का निर्वहन कीजिए। तो उपराष्ट्रपति पद पर आसीन बीबी गिरी साहब ने तुरंत जाकर के वहाँ राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। राष्ट्रपति पद की क्या की? शपथ ग्रहण की। उनको शपथ दिलाई गई तुरंत। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति पद पर अगर मृत्यु हो जाती है तुरंत उसको शपथ दिलाई जाती है ताकि गैप नहीं हो। बाकी के अंतिम संस्कार वगैरह बाद में, पहला काम ये होता है कि तुरंत राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति होनी चाहिए। राष्ट्रपति पद खाली नहीं हो सकता। इसके लिए लोकसभा स्पीकर के माध्यम से सरकार जो है श्रीमान उपराष्ट्रपति महोदय को निवेदन करती है और उपराष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने के लिए राष्ट्रपति भवन जाते हैं, जहां सीजीआई उनको वापस शपथ दिलाता है, राष्ट्रपति पद के लिए शपथ दिलाता है। दोस्तों, एक तो प्रक्रिया ये है। दूसरी बात यह है कि बीबी गिरी साहब के टाइम पे क्या हुआ था, हिदायतुल्लाह साहब कैसे बने थे, उसकी भी कहानी बताता हूँ मैं आप लोगों को। कि उस समय कांग्रेस पार्टी के अंदर दो धड़े थे। विपक्षी पार्टी और कुछ लोग कांग्रेस पार्टी के लोग ये मानते थे कि नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए। किसको बनाया जाए? नीलम संजीव रेड्डी को राष्ट्रपति बनाया जाए। और वहीं इंदिरा गांधी उस समय जो उन कांग्रेस पार्टी के दूसरे धड़े की लीडर थी वो इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी और उनके जो समर्थक थे वो बीबी गिरी को बनाना चाहते थे। तो बीबी गिरी को राष्ट्रपति के कैंडिडेट के रूप में फुल टाइम राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। तो बीबी गिरी को उन्होंने अपना कैंडिडेट बनाया और जबकि विपक्षी पार्टियों ने जो है नीलम संजीव रेड्डी और जो कांग्रेस के कुछ वयोवृद्ध नेता जो इंदिरा गांधी से मतभेद रखते थे उन्होंने भी उनको नीलम संजीव रेड्डी को सपोर्ट किया। लेकिन इंदिरा गांधी का प्रभाव ज़्यादा था। इंदिरा गांधी की बात चली, पार्टी पे पकड़ इंदिरा गांधी की मजबूत हो गई थी उस समय तक और बीबी गिरी चुनाव जीते थे। लेकिन बीबी गिरी साहब उस समय जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय वो राष्ट्रपति के पद पे थे। जब वो नामांकन कर रहे थे तो नामांकन करने के टाइम पे उनको चुनाव लड़ने के लिए कुछ दिक्कतें पैदा हुई। मतलब राष्ट्रपति पद पर रहते हुए वे चुनाव तो लड़ सकते थे लेकिन वो सक्रिय राजनीति में भागीदारी करनी पड़ती। चुनावों के लिए बहुत सारी गठजोड़ या आपस में राजनीतिक पार्टिसिपेशन जो राजनीतिक सक्रियता दिखानी पड़ती। तो राजनीतिक सक्रियता दिखाना राष्ट्रपति पद की जो गरिमा है उसको ठेस पहुंचाता। तो इसलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और अपने पद से इस्तीफा देते हुए वो जो है वो
पद राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों पद खाली हुए। कैसे दोस्तों, अब बताइए। पहली बात तो एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आना चाहिए कि सर जब उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति की शपथ ले लिया, अब वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में है, तो वो कौन से पद से इस्तीफा देंगे? राष्ट्रपति पद से देंगे, उपराष्ट्रपति पद से देंगे? तो दोस्तों उन्होंने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि उनका मूल पद क्या है? उपराष्ट्रपति पद है। वो तो कार्यवाहक, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आएगा तब तक के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति होने की वजह से वो कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं, इसलिए उन्होंने अपने मूल पद से इस्तीफा दिया। अब आपके माइंड में दूसरा क्वेश्चन आना चाहिए कि सर उपराष्ट्रपति जो है जब राष्ट्रपति पद पे नहीं है तो फिर अपना इस्तीफा किसको देगा? तो ध्यान रखिएगा, हमेशा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को। तो बीबी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया और राष्ट्रपति के नाम संबोधित करते हुए राष्ट्रपति कार्यालय में उसको पहुंचाया था। तो इस तरह से फिर वो लोकसभा अध्यक्ष के माध्यम से वो सरकार तक पहुंचा था। इस तरह से जो है वहाँ बीबी गिरी साहब ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दिया, साथ में राष्ट्रपति पद से भी उनका इस्तीफा हो गया, क्योंकि उपराष्ट्रपति पद में नहीं रहे तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी नहीं रहे। तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति पद भी खाली हुआ, उपराष्ट्रपति पद भी खाली हुआ, और दोनों पद खाली होने की वजह से अब ऐसी स्थिति में पहली बार संविधान मौन था, संविधान कुछ नहीं कह रहा था। तब ऐसी स्थिति में संविधान विशेषज्ञों ने या जो विधिवेत्ता थे उन्होंने एक रास्ता निकाला कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के राष्ट्रपति, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और ऐसी स्थिति में 20 जुलाई 1969 में एम हिदायतुल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करने का मौका मिला। और 24 जुलाई 1969 को तक इन्होंने काम किया, क्योंकि 25 जुलाई 1969 को बीबी गिरी दूसरे दौर की मतगणना में जीत करके राष्ट्रपति पद के रूप में 25 जुलाई 1969 को उन्होंने क्या ले ली थी? शपथ ले ली थी। तो ये कहानी हुई दोस्तों उस समय की प्रक्रिया जो मैंने आपको बताई कि इस तरह से राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र दे सकता है, मृत्यु हो जाती है तो उपराष्ट्रपति उसके पद पे चला जाएगा। दोस्तों निर्वाचन को अवैधानिक ठहरा दिया जाए तो भी कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति काम करेगा। ये सारी बातें हम लोगों ने पढ़ ली हैं दोस्तों। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक आएगा दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है महाभियोग प्रक्रिया कि राष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जा सकता है। कार्यकाल के बीच में उसे महाभियोग की प्रक्रिया को अपना करके भी हटाया जा सकता है। और ये महाभियोग की प्रक्रिया अलग से स्पेशली टॉपिक को लेकर के हम एक अलग लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग महाभियोग प्रक्रिया के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं समझता हूँ कि ये लेक्चर्स या हम कहें पॉलिटी आपको समझ में आ रही है। इसको अच्छे से समझते हुए पढ़िएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए पढ़िएगा, याद अपने आप हो जाएगी दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।